Welcome dear students. In this basic electrical engineering course, we are going to solve some previous year questions based on dot conventions and equivalent circuits. इसमें जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो या तो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ चुके हैं या फिर अपकमिंग एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो या तो थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन होंगे या फिर न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस होंगे। दोनों केस में शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। तो यहां पर जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें से कुछ क्वेश्चंस तो मैं सॉल्व करूंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद आप अपने सॉल्यूशंस एंड आंसर्स को मेरे सॉल्यूशन या आंसर से मैच कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन से। फर्स्ट प्रॉब्लम इज डिफाइन डॉट कन्वेंशन। तो देखिए, डॉट कन्वेंशन को हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कैसे डिफाइन करना है। डॉट जहां पर है और करंट अगर उस डॉट से एंटर कर रही है, ठीक है। सपोज कपल्ड सर्किट है और दोनों कॉइल्स में डॉट हैं, तो अगर दोनों कॉइल में उन डॉट से करंट एंटर कर रही है तो क्या होगा? पॉजिटिव। और दोनों कॉइल में अगर डॉट से करंट लीव कर रही है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पॉजिटिव होगा। अदरवाइज एक डॉट से एंटर कर रही है और दूसरे डॉट से लीव कर रही है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस उसमें नेगेटिव होगा। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। इस डॉट कन्वेंशन पे बेस्ड कैसे आपको इक्वेशन लिखनी है वो भी हमने बताया था। तो जो डिस्क्राइब इंडक्टिवली कपल सर्किट है, इस केस में आपको इक्वेशंस लिखना हमने बताया था। ठीक है, डॉट कन्वेंशन में एक चीज और बताई थी, अगर कपल्ड सर्किट है बट एक ही पॉइंट पे, मतलब वो कॉइल सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो उनके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे आप देखेंगे। अगर सपोज एक कॉइल से करंट एंटर कर रही है और लीव करके दूसरे कॉइल में उस डॉट पे अगर एंटर कर रही है तो पॉजिटिव होगा। अगर दूसरे कॉइल में डॉट अगर लीविंग साइड में है तो उसमें नेगेटिव होगा। रूल सेम है, चाहे वो सीरीज में कनेक्टेड हो चाहे पैरेलल में कनेक्टेड हो, कैसे भी हो। फिर हमने बताया कि उनकी जो केवीएल इक्वेशंस आप लिखते हैं उस पे बेस्ड या उसके बेसिस पे आप उनके टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में इक्विवेलेंट सर्किट्स को कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो वहां पर आपको तीन चीजों पे ध्यान देना है। फर्स्ट, साइन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत जरूरी है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डॉट, वो साइन डिपेंड करता है। और दूसरा, करंट का डायरेक्शन अगर हम चेंज कर रहे हैं या फिर करंट माइनस में हम कंसीडर कर रहे हैं तो इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगे, टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन और फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन में क्या चेंजेस आएंगे, उनके वेरिएशंस भी हमने काफी देखे हैं। लर्निंग मॉड्यूल को आप अच्छे से रिकॉल कीजिए। थर्ड, अगर हम जो उसमें वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उनके साइंस को देखिए। साइन इसमें साइनसॉइडल के केस में आप पोलैरिटी की बात करते हैं तो किसी ना किसी साइकिल में आएगा, या तो पॉजिटिव साइकिल या नेगेटिव साइकिल। पॉजिटिव साइकिल में प्लस माइनस, नेगेटिव साइकिल में माइनस प्लस। तो किस साइकिल में है उस पर उसके साइंस बेस्ड होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशंस लिखनी है। ठीक है, तो इनके सारे 9 वेरिएशंस हमने शायद डिस्कस किए थे लर्निंग मॉड्यूल में। कोई भी वेरिएशन ऐसा नहीं था जो हमने छोड़ा हो, इसलिए आप लर्निंग मॉड्यूल को बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। और रिवाइज कर लेंगे उसके बाद आप पाएंगे कि हर एक प्रॉब्लम बहुत इजी हो गई। ठीक है, किसी को कोई डाउट? अब आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फाइंड द इनपुट इंपीडेंस एंड नेट इंडक्टेंस फॉर द कपल्ड सर्किट शोन इन फिगर। इसमें L1 L2 की वैल्यूज गिवन है, 0.2 हेनरी एंड 0.5 हेनरी रेस्पेक्टिवली। Coefficient of coupling K is given between the two coils, 0.5. V1 source is applied at the left side और input side। दोनों coils का कनेक्शन है। अब आप देखिए यहां पे ये डॉट है और ये डॉट है, ये डॉट कनेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो ब्लू डॉट है वो डॉट कन्वेंशंस के हैं। सर्किट में वायरिंग में जो डॉट्स हैं वो सर्किट के कनेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो
हमें यहाँ क्या सॉल्व करना है, इनपुट इंपीडेंस सॉल्व करना है और नेट इंडक्टेंस सॉल्व करना है। लेकिन ये सर्किट कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करें तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस सर्किट डायग्राम को। यहाँ पे ये टर्मिनल है जिसके बीच में हमने V1 वोल्टेज अप्लाई कर रखा है और पॉजिटिव साइकिल ले रहे हैं तो प्लस माइनस। अब ये V1 के पैरेलल में क्या कनेक्टेड है आप देखेंगे आएंगे, तो आप इसको एज्यूम कर लीजिए कि दिस इज A एंड दिस इज B नोड। तो नोड A पे आइए, नोड A से देखिए दो ब्रांचेज जा रही हैं, एक अप साइड में जा रही है L2 की तरफ और एक L1। तो सबसे पहले L1 कनेक्टेड किसके बीच में, AB। तो यहां पर आप देखिए ये नोड A है और ये नोड B है, तो A और B के बीच में हमने क्या कनेक्ट कर दिया, L1 को कनेक्ट कर दिया। अब A से सीरीज में जा रहा है L2, तो हम ब्रांच को डाइवर्ट नहीं करेंगे। देखिए सिंपल है, वहां पर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बट आपके लेवल पे इस समय हमको इसको सिंप्लीफाई करके दिखाना है, नहीं तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। और ये ब्रांच भी B से सीधे कनेक्टेड है, तो B से ये सीधे कनेक्टेड है। तो इसमें कुछ ज्यादा हमने देखा नहीं, मतलब चेंजेस कुछ है नहीं, सिर्फ ये जो ऐसे ब्रांचेस जा रही थी टेढ़ी मेढ़ी उसको हमने सीधा कर दिया। और ये है L2 डॉट कन्वेंशंस दिस एंड दिस, और इनके बीच जो कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग अगेन इनके बीच जो रहेगा ओके एज इट इज रहेगा, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग है तो ऑफ कोर्स म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा ही होगा, जरूरत पड़ेगी तो हम सॉल्व करेंगे। और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, M इक्वल्स टू K रूट L1 L2 यहां के केस में, राइट। अब ये तो हमने बना लिया। अब इसमें देखिए दो लूप फॉर्म हो रहे हैं। सपोज इस फर्स्ट लूप में करंट कितनी फ्लो कर रही है, I1, और सेकेंड लूप में करंट कितनी फ्लो कर रही है, I2। तो जैसा मैंने बताया था कि इसमें मेश इक्वेशंस या लूप इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले KVL इन लूप 1, V1 इक्वल्स टू, और इसको हम डायरेक्ट टाइम डोमेन में ना लिख करके फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिख सकते हैं, क्योंकि d बाई डी टी इज जे ओमेगा। तो जहां पर L1 di बाई डी टी आएगा उसको हम लिख सकते हैं जे ओमेगा L1 I1, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं V1 इक्वल्स टू, L1 में करंट कितनी फ्लो कर रही है, I1, और बॉटम टू टॉप I2 जा रही है, तो ये हो जाएगी नेट I1 माइनस I2, क्योंकि रेफरेंस लूप हम किसको ले रहे हैं, फर्स्ट लूप को। तो यहाँ पे नेट करंट हो जाएगी I1 माइनस I2, तो जे ओमेगा डी बाई डी टी की जगह जे ओमेगा, या चलो हम कुछ ऐसे लिख देते हैं, पहले डी बाई डी टी लिख देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। L1 डी ऑफ डी टी, करंट क्या हो जाएगी, I1 माइनस I2 प्लस, अब मैं प्लस लिखूं या माइनस लिखूं ये डिपेंड करता है साइन कन्वेंशन पे। तो जो इसमें I1 करंट आ रही है उस डॉट से जा रही है, एंटर कर रही है, और यहाँ पर I2 करंट भी इस डॉट से एंटर कर रही है, तो दोनों करंट एंटर कर रही है, इसलिए इनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, प्लस M होगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर प्लस आएगा और इसको हम लिखेंगे M D, और एक किसकी की वजह से होगा, L1 में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा I2 करंट की वजह से होगा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं। अब हमने एक इक्वेशन को टाइम डोमेन में लिखा, तो टाइम डोमेन में लिखने की जरूरत नहीं, टाइम डोमेन में थोड़ा सा कैलकुलेशंस डी बाई डी टी को देख के डिफिकल्ट हो जाती हैं, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में डायरेक्टली लिखेंगे, डी बाई डी टी इज जे ओमेगा। यहां पर कैपिटल I1 I2 हो जाते हैं, बस फर्क इतना आता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, I1 इज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा, I2 इज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा, और L1 प्लस जे ओमेगा M I2 V1। तो इसको आप I1 के टर्म से एक साथ कर लीजिए, I2 के टर्म से एक साथ कर लीजिए, तो इसको आप जब रिकंबाइन करेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ KVL इन लूप 2, लूप 2 में कोई सेपरेट वोल्टेज सोर्स है नहीं, तो जीरो,
0 इक्वल्स टू, अब वहां पर रेफरेंस करंट L1 में क्या होगी, I2 माइनस I1 जे ओमेगा L1, ठीक है, और L2 भी आ जाएगा इसमें सीरीज में सेकेंड लूप में, तो इसमें क्या आ जाएगा प्लस जे ओमेगा L2 I2, क्योंकि L2 में तो सिर्फ I2 करंट फ्लो कर रही है, और इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा जे ओमेगा M, प्लस है म्यूचुअल इंडक्टेंस तो प्लस ही रहेगा, और दिस इज बिकॉज ऑफ करंट I1, तो यहां पर जे ओमेगा M I1। इक्वेशन लिखने में गलती होती है सिर्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस के पार्ट में, आप यहां पर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का पार्ट जनरली भूल जाते हैं, वो नहीं करना है, और कभी नहीं भूलते हैं तो I1 की जगह I2 लिख लेंगे। तो लूप 2 में मीन्स L2 में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा वो L1 में जो करंट फ्लो कर रही है उसकी वजह से आएगा, उसमें जो फ्लक्स लिंक हो रहा है उसकी वजह से इधर फ्लक्स जो लिंक होगा L2 में उसकी वजह से होगा, ठीक है। अब यहां पर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर रहे हैं, I1 को एक साथ, I2 को एक साथ, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां तक हमने ये इक्वेशंस वगैरह फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब देखिए हमें L1 L2 की वैल्यूज नोन है और M की वैल्यू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो व्हाट इज M हियर, M इक्वल्स टू K रूट L1 L2, यहाँ पर K की वैल्यू है 0.5, L1 L2 की वैल्यू 0.2 और 0.5 हेनरी दी है। अगर आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.158 हेनरी। तो यहां से M हमने सॉल्व कर लिया फ्रॉम द गिवन डेटा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, तो जो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे L1 L2 और M की वैल्यू तो आपको रिलेशन मिल जाएगा जे ओमेगा I2 इक्वल्स टू, रीअरेंज करना है और इसमें कुछ नहीं है, यहां पर कोई कंसेप्ट हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम इक्वेशन 3 एज्यूम कर लें क्योंकि हमने I2 को इन टर्म्स ऑफ I1 लिख लिया, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में देखिए V1 इक्वल्स टू क्या है, जे ओमेगा L1 I1 प्लस जे ओमेगा M माइनस जे ओमेगा L1 I2, और हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड इनपुट इंपीडेंस, तो इनपुट में वोल्टेज क्या है V1 और इनपुट करंट क्या है I1, तो हमें फाइंड इनपुट इंपीडेंस कैसे मिलेगा, V1 अपॉन I1, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट, इसलिए हमने यहां पर जे ओमेगा I2 की वैल्यू सॉल्व की और जे ओमेगा I2 या I2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 किस में आ जाएगी, V1 और I1 के फॉर्म में, V1 अपॉन I1 रेशियो निकाल लेंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में जे ओमेगा कॉमन है I2, जे ओमेगा I2 की वैल्यू हमने डायरेक्टली फाइंड आउट कर लिया, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां पर लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, सो दिस इज इनपुट इंपीडेंस V1 अपॉन I1, आप इक्वेशन 1 एंड 3 को आप सॉल्व करेंगे तो V1 इक्वल्स टू ये मिल जाएगा, तो ये हो गया V1 अपॉन I1 इक्वल्स टू Z इनपुट, राइट, हमें मिल गया Z इनपुट। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या कह रहा था, फाइंड इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट इंडक्टेंस मींस L1 L2 जो इसमें कॉइल्स यूज हो रहे हैं तो इनका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होगा, तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस के लिए डॉट कन्वेंशन में हमने बताया था कि ये होगा L1 प्लस L2 जो उनके सेल्फ इंडक्टेंसेज हैं, अगेन इसमें प्लस या माइनस 2M, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहां पर ऐड हो रहा है, तो ये हम जो माइनस साइन लिखा है ये रिमूव कर देंगे, तो यहाँ L1 प्लस L2 प्लस 2M, और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये अगेन आ जाएगा 0.1975, ठीक है।
या आप यूं कहें जेड इनपुट जो हमने सॉल्व किया, जेड इनपुट तो इक्विवेलेंट सर्किट से ही आया है। आप इनपुट साइड से इस सर्किट को देखिए, आप कहां से देखेंगे इस सर्किट को? इस साइड से। तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या आएगा? L1 L2 पैरेलल में है, ठीक है, और उनके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो हमने L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 प्लस 2M लिखा है, दैट इज not correct here because L1 and L2 are connected in parallel. So apology for the same, ये नहीं होगा। This is equivalent, इसको Z इनपुट क्या हो जाएगा यहाँ पे? J ओमेगा L इक्विवेलेंट, क्योंकि पैरेलल में L1 L2 हैं, तो L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 और M उनके बीच में है, तो ये होगा, क्योंकि Z इनपुट सर्किट से मिल रहा है, ठीक है। सो आई होप इसका सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज circuit is given, write the loop equations in time domain as well as in S domain or frequency domain. If L1 L2 are given, तो given that L1 equals to 1 Henry, L2 equals to 1 Henry and V1 is 10 sin omega t, ये भी गिवन है, साइनसॉइडल वोल्टेज है, और V2 भी गिवन है 5 sin ओमेगा t प्लस 30, मीन्स V2 वोल्टेज है, उसका मैग्नीट्यूड 5 है और उसका फेजर कितना 30 डिग्री से चेंज है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स गिवन है और साथ ही साथ गिवन है इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस 10 हेनरी। हमको लूप इक्वेशंस लिखनी है, बहुत सिंपल है लूप इक्वेशंस लिखना, ठीक है। तो फर्स्ट लूप में आ जाते हैं सबसे पहले। This is loop 1 and this is loop 2. So in first loop V1 equals to, this is plus, ऐसे loop clockwise, V1 equals to L1 di1 by dt। अब इनके बीच प्लस m होगा या माइनस m होगा? देखिए करंट I1 तो डॉट से एंटर कर रही है और I2 इस डॉट से लीव कर रही है, तो ये जो m है ये क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए L1 di1 by dt माइनस m di2 by dt, और V2 क्या होगा? KVL इन लूप 2। अच्छा, अब यहां पर हम क्या करते हैं, V1 V2 की V1 और जो भी वैल्यूज गिवन है उनको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 sin ओमेगा t, L1 1 है, कोई बात नहीं, D1 di1 by dt माइनस M 10 है, di2 upon dt। और अगर इसी को हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखना है, ये तो इक्वेशन हो गई टाइम डोमेन में, इसी को अगर हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखना है तो ये हो जाएगा, चलिए पहले टाइम डोमेन में हम देख लेते हैं। तो इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1, KVL इन लूप 2, तो ये हो जाएगा V2, क्योंकि यहां पर ये V2 गिवन है दिस, तो V2 इक्वल्स टू हो जाएगा L2 di2 by dt, म्यूचुअल इंडक्टेंस माइनस है तो माइनस 10, और यहां आ जाएगा di1 by dt, और यहां पर हम वैल्यूज पुट अप कर देते हैं, L2 is 1 again, di2 by dt माइनस 10। अब अगर हम S डोमेन की बात करें तो S डोमेन में इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। S डोमेन में क्या होगा? दिस इज V1, कैपिटल में हो जाएगा V1 ऑफ S इक्वल्स टू S L1 I1 माइनस S M I2, और V2 को अगर S डोमेन में लिखें, देखिए यहां पर हम मेंशन कर दें, दिस इज इन टाइम डोमेन एंड दिस इज इन फ्रीक्वेंसी जो डोमेन या एस डोमेन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में एस कह रहा है इसलिए हमने एस डोमेन में ले लिया। तो यहाँ पे V2 कैपिटल में, ये स्मॉल में रहता है टाइम डोमेन में, इक्वल्स टू S L2 I2 माइनस
अभी 10 नहीं लिखेंगे, m लिख रहे हैं, तो यहां पर आ जाएगा s m i1। आप i1 एंड i2 आर द फंक्शन ऑफ s इटसेल्फ, ठीक है। तो यहां पर अगर वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यूज भी लिख सकते हैं, m की जगह 10, तो ये हो जाएगा v1 s i1 माइनस s 10 s i2। सिमिलरली यहाँ पे v2 s i2 माइनस 10 s i1। तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो गया, ठीक है। तो i1 v1 इज अ फंक्शन ऑफ i1 i2, ऊपर देखिए यहाँ पे इसमें, और यहाँ पे v2 इज द फंक्शन ऑफ i1 i2, मिल गया हमें, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा था, राइट द लूप इक्वेशंस, तो हमने टाइम डोमेन में भी लूप इक्वेशंस लिख दी और फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी लूप इक्वेशंस लिख दी, यही क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Question is, the given figure represents a coupled coil circuit where L1 is given 20 millihenry, L2 is given 50 millihenry. If the coefficient of mutual induction is 0.8, अब देखिए coefficient of mutual induction, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस कहता तो m की बात कर रहा है, और जहां कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहे या फिर इसकी जगह वो यूज करता है कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग, तो म्यूचुअल इंडक्शन में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि m इक्वल्स टू k रूट L1 L2 होता है। तो कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज नथिंग बट कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग, और ये गिवन है 0.8। फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड राइट डाउन द मेश इक्वेशंस। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वी नो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज k रूट L1 L2, k गिवन है 0.8, L1 कितना है 20 मिली हेनरी और L2 है 50 मिली हेनरी। मिली हेनरी को अगर आप हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों 10⁻³ 10⁻³ मिलके 10⁻⁶, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.025 हेनरी, और वी कैन से 25 मिली हेनरी। तो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया जो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेकेंड एंड राइट डाउन द मेश इक्वेशंस इन टाइम डोमेन। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट लूप, ये हो गया हमारा सेकेंड लूप। मेश इक्वेशन में हमें हमेशा डिसाइड करना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का साइन क्या होगा। तो आप देखिए फर्स्ट में I1 जा रही है और डॉट से बाहर जा रही है, I2 आ रही है और डॉट से बाहर जा रही है, दोनों करंट डॉट से लीव कर रही हैं, या तो दोनों एंटर करें या लीव करें, उस केस में साइन क्या होता है प्लस, ठीक है। तो यहां पे अब इक्वेशंस लिखते हैं। लूप 1, इसमें इक्वेशन क्या आ जाएगी, V1 इक्वल्स टू R1I1 प्लस L1 dI1 बाई dt, म्यूचुअल इंडक्टेंस प्लस है तो M, और ये होगा बिकॉज ऑफ dI2 बाई dt, ठीक है। दोनों करंट एंटर कर रही हैं। अगर हम सपोज इसमें I2 करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड कर दें तो यहां पे क्या हो जाएगा, फिर I2 करंट ऐसे आकर के इस डॉट से एंटर करेगी तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अभी तक तो हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस में तो उसका कोई रोल नहीं था जब हमने M सॉल्व किया बाय यूजिंग फॉर्मूला, बट यहां पर रोल है, ठीक है। और लूप 2 में इक्वेशन क्या आएगी, अच्छा पहले इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। V1 इक्वल्स टू R1 R2। अब देखिए यहां पर R1 R2 आर द रेजिस्टेंसेस, ठीक है। R1 R2 की कोई वैल्यू नहीं गिवन है, तो यहां पे आप एक तो R1 R2 गिवन नहीं है तो R1 R2 के फॉर्म में इक्वेशंस लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा R1 I1 प्लस L1 L2 की वैल्यू M की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली वो। सेकेंड हम ये लिख सकते हैं कि R1 R2 आर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज सोर्स, और वी कैन से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर। तो जो हम कॉयल की बात करें, प्योर कॉयल की बात करेंगे, या फिर ये इंटरनल रेजिस्टेंसेज हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंसेज आर वेरी स्मॉल, तो हम यहां पर लिखेंगे एज्यूम इंटरनल रेजिस्टेंसेस, क्योंकि कुछ गिवन नहीं है, या तो आप उसको रख लीजिए
इक्वेशन में रहने दीजिए, या फिर आप एज्यूम कर लीजिए इंटरनल रेजिस्टेंसेस R1 R2 आर टू स्मॉल, hence R1 approximately equals to 0, R2 approximately equals to 0। तो यहाँ पर V1 में और V2 जब हम लूप 2 में लिखेंगे उसमें R1 R2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। L1 गिवन है 20 मिली हेनरी, ठीक है, तो 20 का मतलब है 0.02 di1 बाई dt प्लस m हमने सॉल्व कर लिया 25, तो 0.025 di2 बाई dt। एक क्वेश्चन हो गई। और लूप 2 में इक्वेशन लिखेंगे, R2 को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो V2 इक्वल्स टू L2 इज 0.05 di2 बाई dt प्लस m इज 0.025 di1 बाई dt। अब इसमें अगर एक ट्विस्ट करना चाहते हैं हम इस क्वेश्चन में, तो I2 को आउटसाइड शो कर देते तो माइनस m हो जाता, और I2 आउटसाइड होता तो जहां पर I2 वहां पर माइनस I2 लिखते आप, ठीक है, अगर ट्विस्ट करते तो। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, जैसा क्वेश्चन है वैसा हमको सॉल्व करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मेश इक्वेशंस फॉर द ट्रांसफार्मर सर्किट शोन इन फिगर। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए I1 डॉट से L1 में फर्स्ट लूप में I1 डॉट से एंटर कर रही है, सेकेंड क्वेश्चन में भी I2 डॉट से एंटर कर रही है। तो इन दोनों केसेस में अगर देखें कि करंट एंटर कर रही है, दोनों करंट एंटर कर रही हैं, तो ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस, या दोनों लीव कर रही होती तो प्लस हो जाता है, अदरवाइज माइनस रहता है। अब हमें यहाँ पे इक्वेशंस लिखनी है, मेश इक्वेशंस। तो लूप 1, इसको हमने लूप 1 एज्यूम किया, और इसको लूप 2। स्टैंडर्ड है, तो लूप 1 में इक्वेशंस हमें लिखनी है, क्या होगी, I1 करंट फ्लो कर रही है, तो I1 R1। अब हम इसको डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखेंगे, ठीक है, I1 R1 प्लस जे ओमेगा या फिर S, कुछ भी आप लिखिए, जे ओमेगा L1 I1, M प्लस है तो यहां पर जे ओमेगा M, और ये किसकी वजह से होगा, I2 की वजह से, इक्वल्स टू V1, कैपिटल V1, ठीक, लिख सकते हैं, राइट। तो इसमें I1 के टर्म्स को कंबाइन कर लीजिए, R1 प्लस जे ओमेगा L1 I1 प्लस जे ओमेगा M I2 इक्वल्स टू V1, इक्वेशन नंबर 1। लूप 2, लूप 2 में देखिए आउटपुट साइड इज शॉर्टेड है, मींस V2 यहां पे है, क्या है, 0। तो चाहे V2 को लेफ्ट साइड में लिखे चाहे राइट साइड में, हमने उसको 0 लिख दिया। अब इसमें इक्वेशंस लिखेंगे, तो इक्वेशन क्या होगी, I2 R2 प्लस जे ओमेगा L2 I2 प्लस जे ओमेगा M I1, ये हो गया। यहां पर भी I1 I2 को कंबाइन कर लीजिए, तो सबसे पहले I1 के टर्म्स जे ओमेगा M I1 सीक्वेंस में लिखेंगे, R2 प्लस जे ओमेगा L2 I2 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो आप यू कहेंगे कि जो इक्वेशन 1 है दिस एंड इक्वेशन 2 आर द मेश इक्वेशन इन द गिवन सर्किट्स, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर ये क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कीजिए, और उसके बाद ही हमारे सोल्यूशन से आप इसको मैच कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड V2 इन द सर्किट शोन इन फिगर 5, दिस इज फिगर 5, such that current in the left hand loop 1, जो लेफ्ट हैंड लूप है 1 इज 0। हमें V2 फाइंड करना है, और V2 की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जो लेफ्ट हैंड लूप में जो करंट है वो 0 हो। एज्यूम V1 इक्वल्स टू 5 वोल्ट, तो 5 एंगल 0। तो यहां पे गिवन है V1 इक्वल्स टू 5 एंगल वोल्ट।
ये गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है, V2 इक्वल्स अननोन है, तो V2 हमें फाइंड करना है। जहां भी जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको क्या करना है, लूप इक्वेशंस लिखनी है, जो वैल्यूज गिवन है उनको सब्स्टिट्यूट करना है और जो नहीं है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लूप 1 में क्या इक्वेशन होगी, V1 इक्वल्स टू 2 प्लस, अब देखिए J4 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पर हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में डायरेक्टली लिख सकते हैं इक्वेशन को। ठीक है, तो V1 यहां पर क्या हो जाएगा, कैपिटल, क्योंकि J के टर्म्स में लिखना J ओमेगा, J4, तो J4 उसका रिएक्टेंस दिया है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम लिखते हैं XL इक्वल्स टू J ओमेगा L, तो J ओमेगा L के फॉर्म में दिया है, तो दिस V1 इक्वल्स टू 2 प्लस J4 I1, ठीक है, प्लस या माइनस I1 करंट डॉट से एंटर कर रही है और I2 करंट भी डॉट से एंटर कर रही है, तो इसमें ये जो J2 ओमेगा दिया है, ये तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इनके बीच, ये क्या हो गया, प्लस, तो यहां पर हम लिखेंगे प्लस J2, और किसकी वजह से आएगा, I2 करंट की वजह से आएगा। ठीक है, ये V1 हो गया, और V1 की वैल्यू कितनी है, 5 एंगल 0, तो इसको आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो 5 प्लस J0 आएगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख लीजिए, 5 प्लस J0 इक्वल्स टू 2 प्लस J4 I1 प्लस J2 I2, और 5 प्लस J0 रहने दीजिए, चाहे आप 5 इक्वल्स टू लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन लूप 2, लूप एंटी क्लॉकवाइज है, V2 इक्वल्स टू 1 प्लस J3 I2 प्लस J2 I1, क्योंकि इसमें जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो करंट I1 की वजह से होगा। V2 हमें सॉल्व करना है ना, 1 प्लस J3 I2 प्लस 2 J2 I1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब V1 इज अ फंक्शन ऑफ I1 I2, V2 इज अ फंक्शन ऑफ I1 I2, तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं अभी। यहां पे हो जाएगा, पहले I1 I2 का पार्ट लिख लीजिए आप इस साइड में, दिस इज I1 I2, और इस साइड में वोल्टेज हो गया 5V2। ठीक, तो यहां से आप देखिए ये हो गया 2 प्लस J4 ठीक है, ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। क्या लिखेंगे, और हमें फाइंड करना है V2। ठीक है, तो V2 फाइंड करने के लिए, V2 क्वेश्चन में क्या है, I2 है और I1 है, तो हमें I1 I2 की अगर वैल्यू पता चल जाएगी तो हम V2 फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे I1 कैसे आप फाइंड करेंगे, अगर इसमें I1 फाइंड करना चाहें तो बाय क्रैमर्स रूल, ये आपको पता है, कई बार बता चुका हूं, I1 फाइंड करना है मींस I1 I2 में फर्स्ट रो आपको फाइंड करना है, तो इस मैट्रिक्स का जो पहले मैट्रिक्स है इसके फर्स्ट कॉलम को आप जो राइट साइड में 5V2 है इससे रिप्लेस कर देंगे, और वो डिटर्मिनेंट बन जाएगी 5V2, और इस सेकेंड में कॉलम एज इट इज रहेगा। हमने I1 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें V2 आ गया, डिवाइडेड बाई द डिटर्मिनेंट ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, तो इसका डिटर्मिनेंट 2 प्लस J4 J2 J2, क्रैमर्स रूल। अगर यहाँ I2 फाइंड करना होता तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहता, सेकेंड कॉलम में 5V2 आ जाता। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए हमने I1 को लिया क्यों, I2 क्यों नहीं फाइंड किया। क्वेश्चन में साफ साफ ये कह रहा है कि सच दैट करंट इन द लेफ्ट हैंड लूप 1 इज 0,
इसका मतलब गिवन है यहां पे क्या, I1 इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमने अभी क्रैमर्स रूल से इसको फाइंड आउट किया है, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, अब जो डिनोमिनेटर में मैट्रिक्स लिखी, डिटर्मिनेंट लिखा है 2 प्लस J4 J2 J2 1 प्लस J3, ये तो 0 हो नहीं सकती। ठीक है, तो 0 क्या होगा, अपर डिटर्मिनेंट, तो यहां से 5v2 और J2 1 प्लस J3 ये इक्वल्स टू 0 होगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से क्या आ जाएगा, v2 इक्वल्स टू 5 1 प्लस J3 डिवाइडेड बाई J2। अब आप इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो ये v2 आ जाएगा 7.5 वोल्ट, सच दैट I1 इक्वल्स टू 0। और इसको आप पोलर फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना इजी क्वेश्चन था, बट स्टेटमेंट से ये लग रहा था, ये जो गिवन स्टेटमेंट है इससे ये लग रहा था कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पर जो जितने भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर कुछ इक्वेशंस लिखने में या कोई और दिक्कत आ रही, किसी कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि लर्निंग मॉड्यूल को एक बार रेफर कीजिए। देन आफ्टर अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।